everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो बच्चा देखो, हम लोगों ने बीएसटी का हमारा चैप्टर नंबर 1 और 2 काफी डिटेल के अंदर वन शॉट के अंदर कंप्लीट कर लिया। अब आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। अगेन एक वन शॉट लेक्चर है, एक ही वीडियो में हम लोग ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, वो भी काफी डिटेल में। प्लस आपको पता ही है सीरीज की खासियत क्या है, जितने भी नोट्स मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ये सारे नोट्स मैंने आपके प्रॉपर एनसीईआरटी से बनाए हैं। अगर इन लेक्चर्स को आप देख लेते हो, इन नोट्स को प्रिपेयर कर लेते हो, देन ट्रस्ट मी आपको अलग से एनसीईआरटी रीड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सारे डिटेल नोट्स हैं। प्लस इन नोट्स के अंदर मैं आपके सारे कीवर्ड्स कवर कर रही हूँ। आपकी एनसीईआरटी की जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइंस है, जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जहां से केस स्टडीज बनकर आ सकती हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, वो सारे कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट लाइंस हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो एक डिटेल्ड वन शॉट लेक्चर होने वाला है। शुरू कर दे फटाफट से। तो देखो चैप्टर का क्या नाम है, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चैप्टर की शुरुआत होती है यार, बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। देखो हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। बचपन से साइंस में पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमारे आसपास में जितने भी लोग हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स है, सॉइल है, वाटर है, तो हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। सेम ऐसे ही बिजनेस के सराउंडिंग में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बिजनेस के सराउंडिंग में जितनी भी चीजें होती है वो सारी चीजें किसका पार्ट है, बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। इजी सा हो गया। बिजनेस के सराउंडिंग में, बिजनेस के इर्द गिर्द जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है, बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स हैं, हर कोई किसके अंदर आता है, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आता है। बिजनेस के सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। समझ में आ गया। अब देखो ये जो सारी चीजें होती है ये कहीं ना कहीं बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो गवर्नमेंट जीएसटी लेकर आ गई, या फिर कोविड जैसी सिचुएशन हो गई, या फिर मान लो पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया, या फिर समझ लो अर्थक्वेक्स आ गए। तो बिजनेस के सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हो रही हैं वो सारी चीजें कहीं ना कहीं बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है। हम उन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है ना। जीएसटी आया, जीएसटी ने बहुत सारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करा। कोविड आया, कितने सारे बिजनेसेस कोविड की वजह से शट डाउन हो गए। तो ये सारी चीजें बिजनेस के कंट्रोल से बाहर हैं, लेकिन ये सारी चीजें बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं। पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। तो समझ में आ गया बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या। बिजनेस के सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें किसका पार्ट है, बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। इजी पीजी हो गया। क्या लिखा है देखो आपकी बुक के अंदर, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। सम टोटल मतलब जितने भी इंडिविजुअल्स हैं बिजनेस के एनवायरनमेंट के अंदर। ऑल द इंस्टीट्यूशंस, सारे इंस्टीट्यूशंस आ गए, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट की बात कर लो। एंड अदर फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस हैं, फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस हो गया, पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई, पॉलिटिकल फोर्सेस हो गए। तो जितने भी फोर्सेस हैं दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, ये सारी चीजें बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल से बाहर है। बिजनेस इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता, बट दैट में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, लेकिन ये सारी चीजें बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। चमका अच्छे से। अब देखो क्या लिखा है, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है इसके क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो अभी डिटेल में पढ़ाऊंगी, एक बार शॉर्ट में ऐसे ही बता देती हूँ। नंबर 1 है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें आ रही हैं वो सारी चीजें क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, बिजनेस के बाहर की चीजें हैं। बिजनेस के बाहर जितनी भी चीजें हैं उनको टोटल कर दो, मतलब बोलते हैं ना एग्रीगेट, टोटल कर दो। वो सारी चीजें किसके अंदर आती है, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। सेकेंड है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। देखो मैं साथ साथ में इंपॉर्टेंट भी बता देती हूँ, तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस का मतलब है, देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो किसी पर्टिकुलर बिजनेस की परफॉर्मेंस को ही अफेक्ट करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो जो मेरा रॉ मटेरियल का सप्लायर है, जो मुझे रॉ मटेरियल दे रहा है, उसके साथ में कोई गड़बड़ हो गई और उसने मुझे टाइम पर रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करा, तो कहीं ना कहीं मेरा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा।
मेरे बिजनेस पर इसका डायरेक्ट अफेक्ट पड़ रहा है ना, ये चीज मेरे बिजनेस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रही है। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? स्पेसिफिक फोर्सेस के अंदर। वो चीजें जो किसी पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, डायरेक्टली बिजनेस की डे टू डे फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रही हैं, वो सारी चीजें किस में आएंगी? स्पेसिफिक फोर्सेस के अंदर। वही जनरल फोर्सेस का मतलब क्या है? कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका लगभग सारे बिजनेसेस पर इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर बिजनेसेस पर डायरेक्टली अपना असर नहीं डालते। मतलब सारे बिजनेसेस पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कोविड आ गया, जीएसटी आ गया। किसी इंडिविजुअल बिजनेस पर इनका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो इनडायरेक्ट होता है। वो हो गए हमारे जनरल फोर्सेस। थर्ड है इंटर रिलेटेडनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें आती हैं वो सारी चीजें आपस में क्या है? रिलेटेड है। अभी पढ़ेंगे हम। फोर्थ है डायनेमिक नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट हमें पता है कैसा है? डायनेमिक है, यानी कि ये कंटिन्यू क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। बिजनेस एनवायरनमेंट में कंटिन्यूअसली चेंजेस आते रहते हैं। कभी फैशन चेंज हो जाता है, कभी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ जाता है, कभी कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई हजार्ड्स वगैरह आ गए, कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो जाती है, कभी किसी कंट्री की किसी दूसरी कंट्री से वॉर चल रही है। तो डायनेमिक है, चेंजेस आते रहते हैं। फिर अनसर्टेन है। बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? अनसर्टेन है, यानी कि कल क्या होने वाला है बिजनेस के एनवायरनमेंट के अंदर, हमें उसके बारे में नहीं पता। सिक्स्थ है कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है, या बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझना बहुत मुश्किल है। एक बारी के लिए आपने समझ भी लिया ना, तो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका हमारे बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसे समझना और भी ज़्यादा मुश्किल है। और लास्ट है रिलेटिविटी। बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है ना, वो एरिया टू एरिया वरी करता है। हर कंट्री का अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट है, हर रीजन का अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट है। इंडिया में साड़ीज़ की डिमांड है, यूएसए में साड़ी की उतनी डिमांड है क्या? हमारे यहाँ तो शादी ब्याह में साड़ी पहनते हैं, लहंगा वगैरह पहनते हैं। यूएसए में ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? रिलेटिव है, जो कंट्री टू कंट्री, इवन एरिया टू एरिया भी वरी करता है। चमका अच्छे से। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पर। नंबर 1 है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल थिंग्स, ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म्स। इट इज एग्रीगेटिव इन नेचर, याद रखना। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब बिजनेस के सराउंडिंग में जितनी भी चीजें है ना, तुम उनका टोटल कर दो, एग्रीगेट कर दो, सम टोटल कर दो। वो सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। इजी सा था। सेकेंड है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अभी मैंने बताया था स्पेसिफिक फोर्सेस में क्या आते हैं? किसी पर्टिकुलर बिजनेस के इन्वेस्टर्स, उस पर्टिकुलर बिजनेस के कस्टमर्स, उसके कॉम्पिटिटर्स और उसके रॉ मटेरियल के सप्लायर्स। अगर इनमें कुछ चेंज आएगा तो पर्टिकुलर बिजनेस पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर इनमें कोई चेंज आता है तो पर्टिकुलर बिजनेस पर इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। ये पर्टिकुलर बिजनेस की फंक्शनिंग को, वर्किंग को, उसकी जो बिजनेस की डे टू डे वर्किंग है ना, उसको अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे रॉ मटेरियल के सप्लायर ने टाइम पर रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करा, मेरा प्रोडक्शन अटक जाएगा, मेरी डे टू डे वर्किंग कहीं ना कहीं इसकी वजह से अफेक्ट होगी। मार्केट में मेरा कॉम्पिटिटर आ गया या फिर मेरे कॉम्पिटिटर ने डिस्काउंट दे दिया, इसकी वजह से भी मेरे बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरे कस्टमर्स मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास में शिफ्ट कर गए, मेरे बिजनेस पर अफेक्ट पड़ेगा। मेरे इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस ले रहे हैं, पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, मेरा बिजनेस अफेक्ट होगा। तो स्पेसिफिक फोर्सेस में कौन आ रहे हैं? इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स और सप्लायर्स, जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल बिजनेस की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। बिजनेस की डे टू डे वर्किंग पर इमीडिएट इफेक्ट इनका पड़ता है। चमका अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बोला, अलग से पूछा जाएगा। वहीं जनरल फोर्सेस के अंदर आती हैं सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस। अगर इन चीज़ों में कोई चेंज होता है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया, सरकार जीएसटी वगैरह लेकर आ जाती है, कोविड जैसी सिचुएशन आ जाती है, किसी पर्टिकुलर कंट्री के बीच में वॉर चल रही है, अगर इन चीज़ों में कोई चेंज आता है तो इनका लगभग सारे ही बिजनेसेस पर इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर बिजनेस को इनडायरेक्टली ही अफेक्ट करते हैं, इनका डायरेक्ट अफेक्ट नहीं होता ऊपर वाले की तरह। समझ में आ गया? जैसे मैंने बताया टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, आजकल सारा काम ऑनलाइन होता है, तो लगभग सारे बिजनेसेस पर इसका अफेक्ट पड़ रहा है, सारे बिजनेसेस धीरे धीरे ऑनलाइन होने लग गए। इजी है। फिर आता है थर्ड हमारे पास में इंटर रिलेटेडनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट के जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जो अलग अलग पार्ट्स हैं, ये आपस में क्लोजली इंटर रिलेटेड हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा आजकल हमारे देश के अंदर लोग अपनी हेल्थ को लेकर, फिटनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा अवेयर है। तो हेल्थ और फिटनेस को लेकर लोग अवेयर हैं, तो उसकी वजह से अपने आप ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है, अपने आप जिम्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिम खुलते जा रहे हैं,
या फिर अलग अलग डांस क्लासेस की डिमांड बढ़ रही है, जुम्बा है, एरोबिक्स है। उसके अलावा आप ये देख लो हेल्थ सप्लीमेंट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी बढ़ती है, ऑन एन एवरेज 1% ज़्यादा जीने लग गया। तो ये सारी चीज़ें आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। फोर्थ आता है डायनेमिक इन नेचर। हमें पता है बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या है, डायनेमिक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। बहुत ही फ्रीक्वेंटली बिजनेस के एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं। जैसे कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस बहुत जल्दी बदलती हैं। हम लोगों ने देखा यार, आलिया भट्ट ने ये वाली साड़ी पहनी थी तो वो साड़ी ट्रेंड के अंदर आ जाती है। अच्छा, इसने ये लहंगा पहना था, अब ये लहंगा ट्रेंड के अंदर है, कभी सब्यसाची कभी कौन। तो कंज्यूमर्स की प्रेफरेंसेस बदलती रहती हैं। स्पेशली फैशन इंडस्ट्री बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंजेस आते हैं, आप लोगों ने देखा है। कभी जीन्स के अंदर बेल बॉटम्स का फैशन होता है, फिर नैरो जीन्स आ जाती है, फिर मॉम जीन्स का फैशन आता है, फिर दोबारा से बेल बॉटम्स का फैशन आ जाता है। तो फ्रीक्वेंटली चेंजेस आते हैं। नए कंपटीशन अगर मार्केट में लेकर आ जाएगा तो ये भी क्या है, डायनेमिक है, एनवायरनमेंट बदल रहा है। टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं। पहले वो मोटा सारा मॉनिटर वाला टीवी चलता था, फिर एलईडी एलसीडी का जमाना आ गया। तो वही बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, डायनेमिक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। फिर आता है अनसर्टेनिटी। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, यानी कि कल क्या होने वाला है वी डोंट नो। हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स। हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। कल उठेंगे और पता नहीं कौन सा फैशन आ जाएगा, कल उठेंगे और पता नहीं टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आ जाएगा, कल उठेंगे और पता नहीं कौन सा डिजास्टर आ सकता है। तो हमें नहीं पता, बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है। स्पेशली चेंजेस आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हमारी फैशन इंडस्ट्री के अंदर। तो अनसर्टेनिटी का मतलब यही है कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिक्स्थ है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का सिंपल सा मतलब है कि बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझना बहुत मुश्किल है। चलो मान लो एक बारी के लिए आपने बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझ भी लिया, तो बिजनेस के एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका हमारे बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कितना असर होने वाला है, क्या असर होने वाला है, इसे समझना और भी ज़्यादा मुश्किल है। समझ पा रहे हो, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना ही मुश्किल है। और मान लो आपने समझ भी लिया, तो बिजनेस एनवायरनमेंट का हमारे बिजनेस पर क्या और कितना असर होने वाला है उसको समझना और भी ज़्यादा मुश्किल है। या फिर आप ये समझ लो, बिजनेस एनवायरनमेंट में इतनी सारी चीज़ें हैं, मैंने बताया पॉलिटिकल है, टेक्नोलॉजिकल है, कोई नए रूल्स रेगुलेशंस आ गए, लीगल एनवायरनमेंट। इन चीज़ों को आप टुकड़ों में, पार्ट्स में तो समझ सकते हो, लेकिन इन्हें टोटल के अंदर, एग्रीगेट के अंदर समझना और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो वही लिखा है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिवली ईजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स। आप पार्ट्स में समझ सकते हो, अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन इट्स टोटैलिटी। पर टोटल में, एग्रीगेटिव, इसे समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आपकी एनसीईआरटी की एक लाइन उठ कर आ सकती है। फिर पूछेगा बताओ बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन से फीचर की बात करी गई है, केस स्टडी ऐसी आती है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस इंटर रिलेटेड एंड डायनेमिक फोर्सेस। आपस में रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में। डायनेमिक फोर्स है दैट कीप्स ऑन चेंजेस। तो ये अलग अलग सोर्सेस से हमें अलग अलग चीजें मिलती हैं। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड एट वंस व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट्स अ गिवन एनवायरनमेंट। वही है, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कॉम्प्रीहेंड मतलब वही, समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सी चीज हमारे बिजनेस पर इम्पैक्ट डाल रही है, असर कर रही है। लास्ट है रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन। इंडिया के अंदर साड़ीज की डिमांड है, यूएसए में साड़ीज की डिमांड नहीं है। तो वही बिजनेस का एनवायरनमेंट जो है वो कंट्री टू कंट्री, इवन एरिया टू एरिया भी वरी करता है। चमका अच्छे से। ये हो गए हमारे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसे हम एक एक करके बहुत आराम से समझेंगे। देखो लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, लेकिन इसका मतलब है इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट स्कैनिंग, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है। एक एनवायरनमेंट स्कैनिंग भी एक टर्म होता है। एनवायरनमेंट स्कैनिंग का मतलब है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना, टू अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना और देखना कि बिजनेस एनवायरनमेंट का हमारे बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझना इज एनवायरनमेंट स्कैनिंग। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब यहाँ पर ये दे रखा है कि बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहला है, इट एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखो इसका मतलब है जो बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है ना, ये हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है। हम उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाकर सबसे आगे निकल सकते हैं।
मतलब एनवायरनमेंट हमें अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स दे रहा है, कुछ पॉजिटिव चीजें दे रहा है। अगर हमें वो अपॉर्चुनिटीज समझ में आ गई तो हम सबसे पहले उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएंगे और अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकल सकते हैं, अगर हम लोगों ने एनवायरनमेंट को समझ लिया तो। अगर हम लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट को नहीं समझा तो हमारा कॉम्पिटिटर उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएगा और सबसे आगे निकल जाएगा। तो वही इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। इसकी वजह से फर्म अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकती है अगर उसने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा है तो, एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और उन अपॉर्चुनिटीज का सबसे पहला फायदा फर्म उठाएगी। अगर एनवायरनमेंट को नहीं समझा तो कॉम्पिटिटर्स अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें तो कॉमर्स की फील्ड में सबसे पहले आई गेस रजत सर ने ही स्टार्ट करा था। तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया कोविड टाइम्स के अंदर, और उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हें इस अपॉर्चुनिटी का फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। वो सबसे आगे हैं आज, है ना, उनके सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो वही कॉमर्स की फील्ड की मैं बात कर रही हूँ। तो अपॉर्चुनिटीज क्या है? इट रेफर्स टू द पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स दैट हेल्प अ फर्म टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। कुछ पॉजिटिव चीजें अगर फर्म ने उन्हें समझ लिया तो फर्म अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज हेल्प्स एन एंटरप्राइज टू बी द फर्स्ट टू एक्सप्लॉइट दैम इंस्टेड ऑफ लूजिंग दैम टू कॉम्पिटिटर्स। वही अगर आपने सबसे पहले समझ लिया अपॉर्चुनिटी को तो आप उसका फायदा उठाओगे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लोगे, नहीं तो आपके कॉम्पिटिटर्स ले जाएंगे। ऐसा ही एक एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी के अंदर है। मारुति उद्योग फर्स्ट कंपनी थी जिसने आइडेंटिफाई करा कि यार इंडिया के अंदर मिडिल क्लास लोग बहुत ज़्यादा हैं, पेट्रोल प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडिया के अंदर स्मॉल कार्स की रिक्वायरमेंट है। बड़ी गाड़ी तो पॉसिबल नहीं है, स्मॉल कार्स की रिक्वायरमेंट है। तो मारुति उद्योग ने इंडिया के अंदर सबसे पहले स्मॉल कार्स इंट्रोड्यूस करी। तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगला आता है इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अब भैया जी जिस तरह से एनवायरनमेंट हमें अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, पॉजिटिव चीजें दे रहा है, उस तरह से कुछ नेगेटिव चीजें भी तो होती हैं। कई बार कुछ एनवायरनमेंट में नेगेटिव भी होता है। अब हम लोगों ने एनवायरनमेंट को अच्छे से समझा और हमें दिख गया यार ये नेगेटिव चीज है, ये हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती है नेगेटिवली, तो वो चीज हमारे लिए क्या है, एक अर्ली वार्निंग सिग्नल का काम करिए, एक सिग्नल का काम करिए, हम पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे उस चीज को लेकर। सो थ्रेट्स मतलब थ्रेट्स रेफर्स टू द एक्सटर्नल ट्रेंड्स दैट हिंडर द फर्म्स परफॉर्मेंस। कुछ नेगेटिव चीजें जो कहीं ना कहीं बिजनेस की परफॉर्मेंस को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल मान लो इंडियन फर्म को लग रहा है कि यार हमारे देश के अंदर कोई एमएनसी आने वाली है। अब इंडियन फर्म के लिए एक नेगेटिव चीज है, एमएनसी आ जाएगी तो इंडियन फर्म का बिजनेस ठप हो जाएगा। लेकिन पहले से पता चल गया, एनवायरनमेंट को स्कैन करा तो एक अर्ली वार्निंग सिग्नल का काम कर रहा है। अब इंडियन फर्म क्या करेगी, डोमेस्टिक फर्म क्या करेगी, अपना प्रोडक्शन बढ़ा देगी, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएगी, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट बढ़ा देगी, डिस्काउंट वगैरह चला देगी, ताकि वो एमएनसी से मिलने वाले कंपटीशन को फेस कर सके। तो ये क्या करता है, एक अर्ली वार्निंग सिग्नल का काम करता है अगर आपने एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज करा है। इजी पीजी हो गया। थर्ड, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। देखो हमें पता है बिजनेस को अगर काम करना है तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। बिजनेस को फाइनेंस भी चाहिए, मतलब रोकड़ा भी चाहिए, बिजनेस को काम करने के लिए मशीन्स भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए, पावर बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए एनवायरनमेंट से। अब अगर बिजनेस ने अच्छे से एनवायरनमेंट को एनालाइज कर लिया, समझ लिया, तो उसे पता चल जाएगा कि यार मैं ये सारी चीज़ें कहाँ से अच्छी क्वालिटी की अरेंज कर सकता हूँ और सस्ते में अरेंज कर सकता हूँ। घर में ब्याह शादी होती है तो हम अच्छे से 5 दुकानों पे पूछ के खरीदते हैं ना, जहाँ से आपको अच्छी क्वालिटी का सामान मिले और सस्ते में मिल जाए। तो अगर बिजनेस ने एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज कर लिया तो उसे पता चल जाएगा ये सारी चीज़ें मैं कहाँ से सस्ते में अच्छी क्वालिटी की अरेंज कर सकता हूँ। समझ में आ गया? तो वही लिखा है, दिस कैन बी डन बेटर बाय अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ एनवायरनमेंट। एक बात और है, फिर बिजनेस क्या बनाता है, इनसे गुड्स और सर्विसेज बनाता है, बना के किसको देता है, सोसाइटी को देता है। अब अगर बिजनेस ने अच्छे से बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करा है, मैनेजर्स वगैरह ने, तो उन्हें यह भी पता चल जाएगा कि लोगों को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, लोग कौन से गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं, फिर वो वही गुड्स और सर्विसेज बना के लोगों को बेचेगा और लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करके और पैसा कमाएगा। सो बिजनेस एंटरप्राइज फिर गुड्स और सर्विसेज बना के किसको देते हैं, आउटपुट किसको देते हैं, इसी एनवायरनमेंट को, लोगों को देते हैं। ये काम बेटर वे में हो सकता है जब हम बिजनेस के एनवायरनमेंट को एनालाइज कर ले, हमें पता चल जाएगा ये सारी रिसोर्सेज हमें अरेंज कहाँ से करने हैं और आउटपुट बना के क्या गुड्स और सर्विसेज बनाया जाए, सोसाइटी को कौन से गुड्स और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। सो दिस कैन बी डन बेटर बाय अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ एनवायरनमेंट। हमें एनवायरनमेंट की नीड मतलब सोसाइटी की नीड्स का पता चल जाएगा।
and making suitable policies that allow it to get the resources it needs। और बिजनेस ऐसी पॉलिसीज बनाएगा जहां से वो सारे रिसोर्सेस, पैसा, मशीन, रॉ मटेरियल को इजीली अरेंज कर सके, अच्छी क्वालिटी का, सस्ते में। फोर्थ आता है इट हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। देखो हमें पता है आज का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। अभी पढ़ा था हम लोगों ने, डायनेमिक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। कभी मार्केट की कंडीशन बदल जाती है, कभी इन्फ्लेशन होता है, कभी डिफ्लेशन होता है, कभी मार्केट अच्छा चल रहा है, कभी पीछे चल जाता है। आजकल लेस ब्रांड लॉयल्टी है, इसका मतलब है कस्टमर एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पर शिफ्ट करने में कतराता नहीं है। वो एक ब्रांड पर है, मान लो दूसरे ब्रांड ने डिस्काउंट दे दिया या फिर ज़्यादा अच्छी सर्विसेज दे दी, तो वो उस ब्रांड के टूवर्ड्स लॉयल नहीं है, वो दोबारा दूसरी ब्रांड पर स्विच कर जाएगा। वो एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पर शिफ्ट करने में कतराएगा नहीं, सोचेगा नहीं। मार्केट्स डिवाइड होते जा रहे हैं, कस्टमर्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, टेक्नोलॉजी में फ्रीक्वेंटली चेंजेस आते जा रहे हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। इन ऑर्डर टू बी एफिशिएंट मैनेजर्स मस्ट अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरनमेंट। मैनेजर्स के लिए ज़रूरी है कि वो इस एनवायरनमेंट को समझें। एनवायरनमेंट डायनेमिक है और बदलते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस के अंदर चेंजेस लेकर आएँ। तो वही, अगर आपने एनवायरनमेंट को समझ लिया तो आप इन चेंजेस को अडेप्ट कर सकते हो। इन चेंजेस के अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस के अंदर चेंज लेकर आओगे, क्योंकि जब तक आप चेंज नहीं लेकर आओगे तब तक आप कंपटीशन फेस नहीं कर सकते। आपको बदलते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग यू हैव टू मेक चेंजेस इन योर बिजनेस। फिफ्थ, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है, पहला पॉइंट पढ़ा था, प्लस ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमें थ्रेट्स भी देता है, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हमें पता चल जाती है जो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स का काम करती हैं। तो एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज करके हमें अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स का पता चलेगा। फिर इन चीज़ों के बेसिस पर जो बिजनेस है, यानी कि जो मैनेजर्स वगैरह हैं, वो बिजनेस से रिलेटेड प्लानिंग करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं फ्यूचर सक्सेस के लिए। ये तो ईजी सा था। लास्ट है इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। देखो बिजनेस और बिजनेस का एनवायरनमेंट, ये दोनों चीज़ें आपस में क्या है, क्लोजली रिलेटेड हैं। अगर आप बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझते जा रहे हो, सोच समझ के रिसोर्सेज अरेंज कर रहे हो, बिजनेस एनवायरनमेंट को आप समझ रहे हो, अच्छा गवर्नमेंट ये चेंजेस लेकर आ रही है, अच्छा हमारे कॉम्पिटिटर ने ये पॉलिसी बदल दी, कॉम्पिटिटर डिस्काउंट दे रहा है, कॉम्पिटिटर नया प्रोडक्ट लेकर आया है, अच्छा एमएनसी आने वाली है। अगर आप बिजनेस के एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस के अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हो, देन आपकी आज की परफॉर्मेंस, जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस है, वो तो इम्प्रूव होगी ही। और ऐसा बिजनेस जो है वो फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं सक्सेस हासिल करता है। मतलब वही है ना, मैं भी क्या दूंगी आपको, जिस चीज़ की आप डिमांड कर रहे हो वही चीज़ आपको दूंगी। आप बोलोगे PYQs दे दो, मैं PYQs दूंगी। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में बोल रहे हैं मैम PYQs दे दो। बच्चा मैंने सोच रखा है मैं PYQs दूंगी। पहले मैं सारे चैप्टर्स वन शॉट में दोबारा करा देती हूँ NCERT से, NCERT कवर हो जाएगी आपकी। देन जो एग्जाम का गैप है ना आपका फिजिकल एजुकेशन के पेपर के बाद में, उसके अंदर मैं आपको PYQs कराऊंगी, ठीक है। सो वही है, हमें बदलते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में चेंजेस लेकर आने पड़ते हैं, उसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। सो एंटरप्राइजेस दैट क्लोजली मॉनिटर देयर एनवायरनमेंट, और उसके अकॉर्डिंग वो अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस में भी सूटेबल चेंजेस लेकर आते हैं, वो अपनी प्रेजेंट परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करते हैं और फ्यूचर में लॉन्गर पीरियड में भी सक्सेस हासिल करते हैं। इजी पीजी, चमक गया अच्छे से। आगे हम बात करते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ से आपकी केस स्टडी बनती है कि कुछ ना कुछ आपके पास में केस गिवन होगा, कहानी से गिवन होगी और पूछेगा बताओ ये कौन सा एनवायरनमेंट है। छोटे क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, कोई एक एस्पेक्ट गिवन होगा, कोई एग्जाम्पल गिवन होगा, पूछेगा बताओ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, सोशल है, लीगल है, पॉलिटिकल है, और तुम हो जाओगे कंफ्यूज अगर तुमने NCERT से नहीं पढ़ा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से समझना। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब 5 तरह के बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं। नंबर 1 है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सेकंड है सोशल एनवायरनमेंट, थर्ड है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, फोर्थ इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड फिफ्थ इज लीगल एनवायरनमेंट। नंबर वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देखो इको की किताब से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स किसमें आते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर, जो कहीं ना कहीं हमारी पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहे हैं, पूरे देश के जो प्रोसेस काम हो रहा है पूरा देश को अफेक्ट कर रहे हैं, ये समझ लो। पूरे देश के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, एक्सपेंडिचर वगैरह है, उन चीज़ों को जो अफेक्ट करते हैं वो सारी चीज़ें किस में आती है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। इको के सारे टॉपिक्स किस में आ गए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज हो गई,
बैंक से लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ता है ना। इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई, डिस्पोजेबल इनकम में चेंज आ गया। डिस्पोजेबल मतलब 100 रुपये आपकी इनकम है, मान लो 30 रुपये आपने टैक्स दे दिए, 70 रुपये बचे, ये खर्च करने वाली इनकम है ना, इसे हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। रुपी क्या क्या वैल्यू है कि कितने इंडियन रुपीज़ दें कि हमारे पास में एक US डॉलर आए, कि भाई मेरे को 86 रुपीज़ देने पड़ेंगे तब जाके मुझे एक US डॉलर मिलेगा। एक US डॉलर 86 रुपीज़ के बराबर है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर आती हैं। समझ में आ गया? इको की बुक से रिलेटेड सारे टॉपिक्स किस में आ गए? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। कोई दिमाग ही नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है। डिस्पोजेबल इनकम मतलब टैक्स देने के बाद में बची हुई इनकम, तो ऑब्वियस ही बात है गुड्स और सर्विसेज की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गया? मान लो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो ये बिजनेस के लिए कॉन्स्टेंट का काम करता है, एक मुसीबत का काम करता है। इन्फ्लेशन आएगा तो कहीं ना कहीं बिजनेस का रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, लेबर को ज़्यादा पे करना पड़ेगा, सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। अगर मान लो लोन लेने पर हमें जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो इंटरेस्ट रेट कम हो गई है, पहले इंटरेस्ट रेट 14% थी, अब इंटरेस्ट रेट कम होकर 10% ही हो गई, तो अपने आप जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है उनका बिजनेस भी बढ़ेगा और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का बिजनेस भी बढ़ेगा, क्योंकि लोग मोस्टली लोन लेते हैं घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए। तो अगर लोन की रेट कम हो जाएगी तो लोग घर भी बनवाएंगे, लोग गाड़ी भी खरीदेंगे, तो ऐसे बिजनेसेस ग्रो करेंगे। समझ में आ गया? ये चीज़ें किस में आती है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। एक बार ये रीडिंग लगा लेना, एक दो मैं बता देती हूँ। जैसे मान लो हमारा GDP बढ़ गया, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई, मैंने बताया, तो गुड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी बिजनेस की। सरकार ने 1500 के नोट बंद करे थे, डीमोनेटाइजेशन, GST बिल सरकार लेकर आई, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी और गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी में कोई चेंज आ गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का रोल, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर, इको के टॉपिक से। सेकेंड आता है सोशल एनवायरनमेंट। अब सोशल एनवायरनमेंट में आते हैं हमारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, हमारे रीति रिवाज। ठीक है, सारे इसके अंदर फेस्टिवल्स आ जाते हैं, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व है, दिवाली है, सारे फेस्टिवल्स आ गए, हमारे रिचुअल्स आ गए, जो भी रीति रिवाज है। हमारे वैल्यूज़, वैल्यूज़ आपको पता है ना, सोसाइटी में एक रहने का तरीका होता है, सोसाइटी की अपनी वैल्यूज़ होती हैं। गर्ल्स और बॉयज़ को इक्वल ट्रीट करो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी है, ये सारी चीज़ें क्या है? वैल्यूज़ में आ गई। सोशल ट्रेंड, अभी सोसाइटी में क्या चल रहा है, सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशंस है बिजनेस से, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? सोशल एनवायरनमेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ दिवाली आती है, ईद है, गुरु पर्व है, क्रिसमस है, तो इस टाइम पर स्वीट्स का बिजनेस अच्छे चलने लग जाते हैं, स्वीट्स की डिमांड बढ़ जाती है, ग्रीटिंग कार्ड्स की डिमांड बढ़ जाती है, कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है, मेकअप की डिमांड बढ़ जाती है, तो ये सारे बिजनेसेस पर इसका असर होगा। फॉर एग्जाम्पल वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो कस्टमर्स को हमें फ्रीडम देनी होती है, कस्टमर के पास में राइट टू चूज़ है, वो अपने हिसाब से अपना प्रोडक्ट चूज़ करेगा, आप उस पर थोप नहीं सकते कि भाई आपको तो ब्लू कलर की साड़ी खरीदनी है, उसकी मर्जी, उसका जो मन करे वो खरीदे। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी, बिजनेस की सोसाइटी के टूवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छे क्वालिटी के गुड सर्विसेज बेचे जाएं रीजनेबल प्राइस पर, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के अंदर। आप लोगों को हायर कर रहे हो, मेल को, फीमेल को, सो जेंडर के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, या फिर आप और भी सारी चीज़ें ले सकते हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए लैंग्वेज को लेकर, नेशनैलिटी को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। और आप देख लो हेल्थ और फिटनेस को लेकर लोग काफ़ी अवेयर हैं, तो वही है ऑर्गेनिक फूड, जिम की, मिनरल वाटर की, फूड सप्लीमेंट्स की डिमांड बढ़ रही है। ये सारी चीज़ें किस में आती है? सोशल एनवायरनमेंट के अंदर। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल माइनॉरिटी या फिर फीमेल्स को रिजर्वेशन है जॉब्स के अंदर, सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। विमेन को इक्वल स्टेटस मिल रहा है काम पर, दोनों को, मेल फीमेल को बराबर पे करा जाता है। आजकल घरों में औरतें आदमी दोनों कमाते हैं, तो ऑटोमेटिक मशीन्स, लग्जरी आइटम्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। फीमेल्स की एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स आते हैं, हेल्थ, फिटनेस, सारी चीज़ें किस में आती हैं? सोशल एनवायरनमेंट में। ईजी सा था ये। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये और भी आसान है। टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया, कोई साइंटिफिक इनोवेशन हो गया है, कुछ साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट हो गया है, जिसकी वजह से वो जो गुड्स और सर्विसेज हम बना रहे थे उनको बनाने का तरीका और ज़्यादा एडवांस हो गया। पहले गुड्स और जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे थे उसे बनाने में 5 घंटे लगते थे,
कुछ साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट हुआ, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, जो काम 5 घंटे में हो रहा था आज वो काम 2 घंटे में हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। मैं पहले वीडियोस बनाती थी, मेरे पास में एक लेनोवो वाला लैपटॉप था, तो उन वीडियोस को एडिट करने में मुझे 4-4 5-5 घंटे लग जाते थे। मैंने दूसरा लैपटॉप ले लिया, आज ये वीडियो में 5 से 10 मिनट के अंदर एडिट करके रेंडर कर देती हूँ। तो ये टेक्नोलॉजी में अगर कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कुछ इनोवेशन हो रहा है, तो हम कहीं ना कहीं हमारे पास में आते हैं नए तरीके गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के, बिजनेस को ऑपरेट करने के नए तरीके अगर हमारे पास में आ रहे हैं। सारी चीज़ें किस में आती है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर। जैसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, आज ट्रांजिस्टर्स का ज़माना है। पहले टाइपराइटर्स का ज़माना था, आज हम लोग वर्ड पर काम कर लेते हैं। पहले फाउंटेन पेन चलते थे, जब मैं भी छोटी थी ना, हमें बड़ा शौक था फाउंटेन पेन, इंक पेन से लिखने का। आजकल बॉल पेन या फिर जेल पेन वगैरह होते हैं। ऐड की बात करें, पहले ऐड सिर्फ टीवी में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में होते थे। आजकल सोशल मीडिया पर ऐड होता है, जैसे आप हमारे साथ में कोलैब करके हमारी बुक्स को प्रमोट कर दो, या फिर जो ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो मेकअप वगैरह का ऐड कर देते हैं। तो आजकल एड्स जो है वो सोशल मीडिया पर हो जाते हैं। टिकट्स हम सारी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, ट्रेन की, फ्लाइट की, मूवी टिकट सारी ऑनलाइन बुक हो रही हैं। लेज़र होता है, पहले आंखों पे लोग लेंस लगाते थे, चश्मा लगाते थे, आजकल आप लेज़र करा लो, लेसे करा लो। रोबोटिक्स है, बड़ी बड़ी सर्जरी रोबोट्स की हेल्प से हो जाती है, सारा काम एकदम ऑनलाइन हो चुका है। फूड को प्रिजर्व करने के नए मेथड्स आ गए, नई नई मेडिसिन आती जा रही हैं। सब किसका पार्ट है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। अब वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, एक बार रीडिंग मार लेना। ऑनलाइन हम टिकट्स बुक कर सकते हैं, ग्रॉसरी हम ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, आपको पता है। कार्बन पेपर से हम फोटोकॉपी पर शिफ्ट कर गए हैं, ये पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया। Recent technological advances in computers and electronics have modified the way in which companies advertise their products. आपको पता है आजकल सारा एडवर्टाइजमेंट कैसे होता है? वेब के थ्रू हो जाता है, सोशल मीडिया के थ्रू हो जाता है। सब चीज़ें किस में आती हैं? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। अगला आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। भाई पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है क्या? सरकार एकदम स्टेबल तो चल रही है ना? कई बार होता है ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, सरकार सरवाइव नहीं कर पा रही, सरकार गिर जाती है, जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, देश के अंदर पीस है, या फिर देश के अंदर लड़ाइयाँ चल रही हैं, या फिर जो हमारी इलेक्टेड पार्टी है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसका किसी पर्टिकुलर बिजनेस के टूवर्ड्स कैसा नज़रिया है, कैसा एटीट्यूड है। जैसे अभी बोला जा रहा था कि ट्रम्प आ गए, तो ट्रम्प के आने की वजह से ग्रीन एनर्जी वाले जितने भी बिजनेस हैं उनके शेयर्स की प्राइसेस डाउन गई। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी वगैरह सारे बिजनेसेस की प्राइसेस डाउन गई हैं। तो वही है कि कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी है क्या, पीस है क्या, या फिर लड़ाइयाँ हो रही हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट का किसी पर्टिकुलर बिजनेस के टूवर्ड्स कैसा एटीट्यूड है, ये सारी चीज़ें किस में आती है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। सो इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री एंड एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट टूवर्ड्स बिजनेस। देखो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, देश में एकदम शांति चल रही है, सब चंगा सी, तो उसकी वजह से क्या होगा? लोग खुलकर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम खुलकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट ऊपर जाता है, बिजनेस भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा सकता है, बिजनेस की भी ग्रोथ होती है। वहीं अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है तो हम लोग भी शेयर मार्केट में पैसा नहीं डालेंगे, बिजनेस भी किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाएगा, बिजनेस को भी डर लगेगा, तो कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। समझ में आ रहा है? So political stability builds up confidence among business people to invest in long-term projects for the growth of the economy. वही political instability can shake that confidence. देखो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे बीजेपी ने स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट करा, अब इसका बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत सारे बिजनेसेस को मेक श्योर करना पड़ता है कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे सराउंडिंग में साफ सफाई हो, हम ऐसा मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करें जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से वही है बिजनेस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाता है। जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी कैसी है, सोच कैसी है, बीजेपी स्किल इंडिया मूवमेंट लेकर आई, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का प्रोफाइल कैसा है, उनकी थिंकिंग कैसी है, गवर्नमेंट बहुत सारे बिजनेस में इंटरफेयर कर रही है, आपने देखा होगा, सारी चीज़ें किस में आती हैं? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर। और लास्ट आता है हमारे पास में लीगल एनवायरनमेंट, इसके अंदर आते हैं लॉस, रूल्स रेगुलेशंस इसके अंदर आते हैं। अब ये चीज़ें कंपलसरी हैं, लॉज है, रूल्स रेगुलेशंस है, ये चीज़ें कंपलसरी हैं। हर बिजनेस को लॉ ऑफ लैंड फॉलो करना ही पड़ता है, आपका जो लॉ है, जो कानून है, वो यू हैव टू फॉलो। तो इसके अंदर वेरियस लेजिस्लेशंस पास्ड बाय द गवर्नमेंट, हमारी सरकार कोई लॉ पास कर रही है वो इसके अंदर आएगा।
अगर हमारी सरकार ने ऑर्डर्स इशू कर दिए तो वो इसके अंदर आ जाएगा। अगर कोर्ट ने कोई जजमेंट पास कर दिया, किसी कमीशन ने कोई जजमेंट पास कर दिया, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो बिजनेस के मैनेजर्स के लिए ज़रूरी है कि वो लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करें, जो भी रूल्स रेगुलेशन लॉज हैं उन्हें फॉलो करना ज़रूरी है। बहुत सारे एक्ट्स हैं, बिजनेस को उन एक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्ट है, उसके अलावा आपका कंपनीज एक्ट 2013 है, पार्टनरशिप एक्ट है, या फिर कंपटीशन एक्ट है। तो बहुत सारे एक्ट हैं, बिजनेस को इन एक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हमें पता है अल्कोहलिक बिवरेजेस का जो एडवर्टाइजमेंट है वो प्रोहिबिटेड है। अगर आप सिगरेट बेच रहे हो तो सिगरेट के पैकेट पर एक स्टैट्यूटरी वार्निंग होती है ना, दैट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, देखा होगा आपने। अगर बेबी फूड आप बेच रहे हो, सैरेलैक वगैरह, तो उस पर भी मेंशन होता है दैट मदर्स मिल्क इज द बेस्ट मिल्क। तो वही ऐसी चीजें अगर आप बेच रहे हो तो उसके ऊपर एक स्टैट्यूटरी वार्निंग होगी। जैसे सिगरेट पे लिखा हुआ है ना, स्मोकिंग कॉजेस थ्रोट कैंसर। सैरेलैक है यानी कि बेबी फूड है, इसमें नीचे लिखा हुआ है महत्वपूर्ण सूचना, माँ का दूध आपके बच्चे के लिए सर्वोत्तम है, मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर योर बेबी। तो इस तरह की स्टैट्यूटरी वार्निंग देना इज कंपल्सरी। समझ में आ गया? ये हो गए हमारा लीगल एनवायरनमेंट के अंदर। पांचों एनवायरनमेंट समझ में आ गए। इफ एनीथिंग रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स दैट कम्स अंडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट दैट इज डायरेक्टली अफेक्टिंग इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। फिर सोशल एनवायरनमेंट में तीज त्योहार, हमारे वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स आ गए इसके अंदर। देन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, आसान सा है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ रहा है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर क्या आ रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है, किसी पर्टिकुलर पार्टी का हमारे बिजनेस के टूवर्ड्स कैसा इम्पैक्ट है, कैसा एटीट्यूड है। और लीगल एनवायरनमेंट के अंदर रूल्स रेगुलेशंस आ गए, कोर्ट के जजमेंट्स वगैरह आ गए, एक्ट्स आ गए। लास्ट टॉपिक आता है हमारा डीमोनेटाइजेशन, दैट यू नो। देखो डीमोनेटाइजेशन आप सबको याद होगा, 8 नवंबर 2016 की बात है। मोदी जी 8 बजे टीवी पर आते हैं और आके बोलते हैं आज से 1000 और 500 के नोट बंद। कतई सन्नाटा। तो याद है डीमोनेटाइजेशन। भाई और बहनों, आज से 1000 500 के नोट बंद। अगर आपके पास में 1000 और 500 के नोट हैं तो आपको अपने पुराने नोट बैंक्स में देने पड़ेंगे और उसके बदले में आप एक्सचेंज करके नए नोट्स ले सकते हो। ये काम भी एक लिमिट के अंदर होगा, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपने अपने करोड़ों रुपए एक्सचेंज करवा लिए। ये डीमोनेटाइजेशन था, याद आया? सो डीमोनेटाइजेशन का मतलब है जब आप कंट्री की जो करेंसी है उससे किसी पर्टिकुलर यूनिट, जैसे 1000 और 500 के नोट, कुछ पर्टिकुलर डिनोमिनेशंस को आपने सर्कुलेशन से विड्रॉ कर लिया। यानी कि आपने बोल दिया कि आज से ये जो नोट्स है वो इलीगल है, कुछ नहीं है, कागज का टुकड़ा है, इन्हें बैंक से एक्सचेंज करवा लो। ये डीमोनेटाइजेशन है। सो 8 November 2016 was the day when 500 and 1000 denomination notes were withdrawn from circulation। तो ये सबसे ज़्यादा चलते थे नोट। तो कहीं ना कहीं 86% करेंसी जो सर्कुलेशन के अंदर थी वो इनवैलिड हो गई कि भैया जी ये नोट्स कुछ नहीं है, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, इन्हें आपको बैंक से एक्सचेंज कराना पड़ेगा, इनसे आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, अब ये कुछ नहीं है, सिर्फ कागज का टुकड़ा है। सो पीपल ऑफ इंडिया हैड टू डिपॉजिट द इनवैलिड करेंसी इन द बैंक विथ विच केम अलॉन्ग विद द रिस्ट्रिक्शन। लोगों को बोला गया कि आप इस पैसे को बैंक में डिपॉजिट करवा के नए नोट्स ले सकते हो, प्लस कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि आप एक दिन में इतना ही विड्रॉ कर सकते हो, इससे ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। समझ में आ गया? एम क्या था, मकसद क्या था? ताकि गवर्नमेंट को करप्शन का पता चले कि यार भ्रष्टाचार, कितना पैसा अटका हुआ है, कितना ब्लैक मनी है लोगों के पास में, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि यार कितना पैसा, देखो ये जो 1000 500 के नोट है बड़े नोट है ना। तो कहीं ना कहीं इन नोट से बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी। इलीगल एक्टिविटीज के लिए इस करेंसी को यूज करा जा रहा था, तो उन्हें रोकने के लिए, ब्लैक मनी का पता लगाने के लिए सरकार ने ये सारे स्टेप्स लिए। डेट हैज नॉट बीन डिक्लेयर टू द टैक्स। ब्लैक मनी पता ही है, लोग बहुत सारा पैसा अपना डिक्लेयर ही नहीं कर रहे थे, जिस पर टैक्स ही नहीं दे रहे थे। उस पैसे का पता लगाने के लिए सरकार ने क्या करा, कहीं ना कहीं डीमोनेटाइजेशन करा था। फीचर्स क्या क्या हैं? डीमोनेटाइजेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। कहीं ना कहीं इसकी वजह से प्रॉपर टैक्स की कैलकुलेशन हो गई, लोगों ने अपना ब्लैक मनी डिक्लेयर करा और उस पैसे पर टैक्स भी दिया। तो लोगों ने क्या करा, कैश होल्डिंग्स अराइजिंग फ्रॉम डिक्लेयर्ड इनकम वॉज रेडिली डिपॉजिटेड इन बैंक्स and exchange for new notes. Those with black money had to declare their unaccounted wealth and pay taxes at a penalty rate. लोगों ने अपना ब्लैक मनी भी डिक्लेयर करा, अपने ब्लैक मनी पर लोगों ने पेनल्टी भी, टैक्स वगैरह भी पे करा। तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, इससे कहीं ना कहीं एक तो सरकार की टैक्स वाली इनकम बढ़ गई और टैक्स कैलकुलेशन आसान हो गई।
टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मतलब टैक्स से रिलेटेड जो काम है, टैक्स कैलकुलेशन वगैरह है, वो आसान हो गई, सरकार के टैक्स वाली इनकम भी बढ़ गई। तो वही लोगों ने अपना पैसा डिक्लेयर करा, उस पैसे पर टैक्स भी पे करा, इजी पीजी। सेकेंड है नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेशन, कहीं ना कहीं डीमोनेटाइजेशन करके सरकार ने लोगों को ये बता दिया कि भैया जी टैक्स इवेशन बोले तो टैक्स की चोरी गवर्नमेंट टॉलरेट नहीं करेगी, नॉन टॉलरेंस, सरकार टैक्स की चोरी को टॉलरेट नहीं करने वाली है। So demonetization has indicated that tax evasion will no longer be tolerated or accepted. थर्ड है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, तो हो ही गया, पीछे देखा टैक्स की कैलकुलेशन वगैरह। एंड चैनलाइजिंग सेविंग दैम इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, लोगों ने अपना पैसा बैंक्स में डिपॉजिट कराया। अब जो पैसा हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं वो पैसा बैंक में तो नहीं रहता, बैंक उस पैसे का कुछ परसेंटेज अपने पास में रखता है और बाकी पैसा दूसरे लोगों को लोन पर दे देता है ताकि उस पैसे को लोग इन्वेस्ट कर सके। बैंक उस पैसे को बिजनेसमैन वगैरह को दे देता है कि बिजनेसमैन उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सके, प्रोजेक्ट वगैरह में लगा सके। तो वो पैसा चैनलाइज हुआ और कहाँ पर चले गया, जहां पर उस पैसे की रिक्वायरमेंट है। लोगों ने पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाया, वो आइडल पैसा है, ऐसे ही बैठा हुआ पैसा है, कोई काम का नहीं है, वो पैसा चैनलाइज हुआ, यानी कि बैंक ने दूसरे लोगों को लोन पर दे दिया, यानी कि प्रोडक्टिव यूज के लिए वो पैसा काम में आने लगा। सो डीमोनेटाइजेशन की वजह से टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, टैक्स कैलकुलेशन वगैरह, वो पैसा हमारा फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम बैंक्स के थ्रू कहीं ना कहीं चैनलाइज हो गया, प्रोडक्टिव यूज के लिए काम में आने लग गया। कैश डिपॉजिटेड बाय द पीपल इज ऑफर्ड टू अदर पीपल एज लोन फॉर प्रोडक्टिव यूजेस, ताकि वो कुछ इन्वेस्टमेंट कर सके, किसी प्रपोजल में पैसा लगा सके, उसकी वजह से हमारा जीडीपी बढ़ेगा। फोर्थ है क्रिएटिंग लेस कैश और डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी। आपने देखा होगा जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है उसके बाद में पेटीएम आ गया, यूपीआई, फोन पे है, गूगल पे है, कहीं ना कहीं हम नेट बैंकिंग करने लग गए, तो धीरे धीरे वी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स अ कैशलेस इकोनॉमी, हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मूव कर गए, जैसे कैश लाइट इकोनॉमी बोलते हैं। सारा काम आज हम कैसे करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, यूपीआई वगैरह कर देते हैं, इंटरनेट बैंकिंग कर देते हैं, तो हम स्लोली स्लोली कैशलेस इकोनॉमी के टूवर्ड्स मूव कर गए। अनदर फीचर ऑफ डीमोनेटाइजेशन इज टू क्रिएट अ लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी, channelizing more savings through the formal financial system and improving tax compliance। पैसा हम लोग बैंक्स में डिपॉजिट कराने लग गए, वो चैनलाइज हो रहा है, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए काम में आ रहा है, सरकार के टैक्सेशन से इनकम बढ़ गई और हम कैशलेस इकोनॉमी के टूवर्ड्स मूव कर गए। इजी सा है। एक छोटी सी आपकी बात लिखी हुई थी एनसीईआरटी में कि जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, ये जो हम यूपीआई वगैरह करते हैं, फ़ोन पे है, नेट बैंकिंग है, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट दो बातें हैं। देखो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स अगर आपको करने हैं देन यू नीड सेल फोन, सेल फोन आपको चाहिए, मैंडेटरी है, नेट होना चाहिए। पॉइंट ऑफ सेल वो पीओएस मशीन होती है ना, जिसके थ्रू आप सामने वाले को पे करते हो, ठीक है, स्कैन करके हम लोग पे कर देते हैं, उस पीओएस मशीन का होना ज़रूरी है। इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तभी कैशलेस इकोनॉमी पॉसिबल है, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल है, अदरवाइज डिजिटल ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया। लास्ट है भाई छोटू सा, मैं हाइड हो जाऊं, इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो देखो नंबर 1 है मनी इंटरेस्ट रेट, कैश ट्रांजेक्शन्स कम हो गए हैं, बैंक डिपॉजिट्स बढ़ गए हैं, बैंक्स में लोगों की फाइनेंशियल सेविंग्स बढ़ गई हैं, बिल्कुल हुआ है। कैश ट्रांजेक्शन्स कम हो गए, हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाने लग गए, प्लस हमारी सेविंग्स बैंक के अंदर बढ़ती जा रही हैं। प्राइवेट वेल्थ कहीं ना कहीं इसकी वजह से कम हुई है, कहीं ना कहीं डीमोनेटाइजेशन जब हुआ, बड़े नोटों का डीमोनेटाइजेशन हुआ था 1500 का, तो प्रॉपर्टी वाला जो बिजनेस है ना, रियल एस्टेट बिजनेस, उसकी कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा वो बिजनेसेस थोड़े डाउन गए हैं, रियल एस्टेट्स की प्राइस डाउन गई थी उस टाइम पर। पब्लिक सेक्टर पर कोई असर नहीं हुआ। डिजिटलाइजेशन बिल्कुल हो रहा है, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स बढ़ते जा रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा। रियल एस्टेट का मैंने बता ही दिया, प्रॉपर्टी की प्राइसेस डाउन गई हैं। टैक्स कलेक्शन की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की टैक्सेशन से होने वाली इनकम जरूर इंक्रीज हुई है, क्योंकि लोगों ने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कराया, पैसे को डिक्लेयर करा, उस पर टैक्स पे करा। समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। वन शॉट में काफी डिटेल के अंदर प्रॉपर मैंने आपको एनसीईआरटी से पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग, अगेन वन शॉट के अंदर पूरा कवर करेंगे। लेक्चर अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एक कमेंट करके बताना कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दोगे, जूनियर्स के साथ में करोगे ना, देन इट विल गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन।
बाकी जो लोग PYQs के लिए बोल रहे हैं, वी विल डू PYQs इन एग्जाम गैप्स। उसके अलावा इफ़ यू वांट टू टेक दीज नोट्स, इफ़ यू वांट टू परचेज दीज नोट्स, ये नोट्स आप एप्लीकेशन से ले सकते हो। ऐप का नाम है नेहा जांगड़ क्लासेस, प्रिंटेबल नोट्स है। यू कैन डाउनलोड दीज नोट्स एंड गेट प्रिंट आउट। बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन भी है कि मैम पेड क्यों है, तो बच्चा यार मैं सारी चीज़ें डिटेल में यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मेरा भी बहुत सारी चीज़ों का एक्सपेंस लगता है, तो आई नीड सम सोर्स ऑफ इनकम ना, ताकि मैं भी मेरे वो एक्सपेंसेस बियर कर सकूँ और आपको कंटिन्यूसली पढ़ा सकूँ। सबके मम्मी पापा कुछ ना कुछ काम करते हैं तो पैसे के लिए ही करते हैं ना, सो सिमिलरली मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।